तो आज पढ़ेंगे हम किसके बारे में, स्वर्ण भस्म के बारे में। ठीक है। तो जो स्वर्ण भस्म का रेफरेंस है, हमारा सबसे पहला रेफरेंस है रसेंद्र सार संग्रह में, चैप्टर नंबर 122 255 से 256 श्लोक इसमें दिया हुआ है इसका रेफरेंस में। तो आपको यहाँ पे घटक द्रव्य क्या क्या बताए गए हैं। तुम्हें लेना है शुद्ध स्वर्ण, लेना है पारद लेना है और गंधक लेना है। ठीक है। जो स्वर्ण है वो कितना लेना है, 1 भाग, पारद लेना है 1 भाग और गंधक लेना है 3 भाग। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा पारद है और हमारा जो स्वर्ण है मतलब सोना है, उन्हें एक साथ खरल में रख के मर्दन कर लेना है। मतलब क्या करना है, जो हमारा खल यंत्र है उसमें पारद डालना है और तुम्हें सोना डालना है और इनको अच्छे से मर्दन कर लेना है। और जब ये मर्दन हो जाए तो इन्हें क्या करना है, इस तरह से एक बड़ा सा गोला जैसा बना लेना है। ठीक है, गोलक के रूप में आकार दे देना है। तो इन्हें क्या करना है, बना के क्या करना है, गोलक का आकार देना है। अब तुम्हें क्या करना है, जो हमारी ये हमारी चक्रिका वगैरह कह सकती है, जो गोलक वगैरह जो बनी है श्राव संपुट। लेकिन श्राव संपुट, ये जो हमारा प्याला है, इसको श्राव संपुट करने से पहले तुम्हें क्या, नीचे जो हमारा गंधक है इसको रखना है। पहले नीचे क्या रखो, इसमें गंधक रखो, शुद्ध गंधक रखो। ठीक है। अब इसके ऊपर जो हमारा ये गोला था, ये जो हमारा गोला था ना, अब इस गोले को रखना है और फिर से क्या करना है, फिर से तुम्हें इसके ऊपर क्या करना है, हमारा जो गंधक है सल्फर है उसको रखना है। ठीक है। अब ये रखने के बाद क्या करना है तुम्हें, जो हमारा श्राव है, दूसरा श्राव इसके ऊपर रख के इसको पुट कर देना है। ठीक है, इसको लेप कर देना है। और लेप करने के बाद क्या करना है, इसको गज पुट दे वरा पुट देना है। ठीक है, क्या देना है, वरा पुट। ठीक है, इसको 14 बार पुट देना है, सॉरी वरा नहीं, 14 बार पुट देना है, गज पुट ही देते हैं यहाँ पे। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले निर्माण विधि क्या है कि पारद और गंधक, पारद लेना है और सोना लेना है, दोनों को मिलाना है। और मिलाने के बाद क्या करना है, इसको इस तरह से तुम्हें एक गोलाकार बना लेना है। ठीक है, गोलाकार बनाने के बाद क्या करना है, तुम्हारा श्राव लेना है, प्याला लेना है। उस श्राव में पहले गंध, फिर अपने गोले को रखना है, फिर उसके ऊपर क्या रखना है, हमारा गंधक डालना है। एंड देन दूसरे श्राव से इसको संधि बंद कर देना है, दोनों श्राव मिला के इसको बंद कर देना है। और इसको क्या करना है, 14 पुट देने हैं। जब इसको 14 पुट दोगे तो ये पुट कितने बार देने हैं, 14 बार देने हैं। जब तुम 14 बार दोगे तो इसमें क्या होगा कि इस भस्म का निर्माण हो जाएगा। मतलब जो भस्म के लक्षण है वो इसमें आने लगेंगे, तो तुम समझ जाओगे कि जो तुम्हारी स्वर्ण है उसका भस्म का निर्माण हो चुका है। तो यहीं पे क्या कहा गया, देखो पारद लेना है और क्या लेना है, सोना लेना है। दोनों को एक साथ खलल में मर्दन करना है। मर्दन करने के बाद क्या करना है, गोलक के रूप में आकार दे देना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इस गोलक को क्या करना है, गंधक के ऊपर, साथ ऊपर तथा नीचे दे, गंधक के ऊपर नीचे श्राव में रखकर सील कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, 14 बार इसको पुट देते हैं। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक कि भस्म की परीक्षा के जो लक्षण बताए गए हैं कि निरुत्व है, ठीक है, अंगुल मर्दन करने पे अंगुलियों की रेखाओं में आ जाती है, जब तक वो सारे लक्षण ना रिपीट हो जाए, जब तक सारे लक्षण ना आ जाए, तब तक तुम्हें इसको पुट देते रहना है। तो इस तरह से तुम स्वर्ण भस्म का निर्माण कर लोगे। क्लियर होगा, स्वर्ण भस्म का निर्माण सभी के हैंड रेस करोगे, क्लियर है तो। 3 द्रव्य हैं, पारद, गंधक और हमारा स्वर्ण। तो पारद के साथ स्वर्ण मिलाना है और स्वर्ण मिला के गोलाकार बना के जो श्राव है उसमें उसमें जो हमारा गंधक है उसके साथ रख के इसको पुट दे देना है। कितनी बार पुट देना है, 14 बार पुट देना है, जब तक उसके लक्षण नहीं मिलते। इस तरह से तुम क्या करोगे, स्वर्ण की भस्म का निर्माण कर लोगे। ठीक है। अब देखो दूसरा भी एक मेथड दिया है रसअमृत ने। तो पहला वाला तुम्हारे लिए थोड़ा इजी था क्योंकि उसमें द्रव्य भी कम थे, पारद है, गंधक है और तुम्हारा सोना है। यहाँ पे भी कम है, लेकिन क्या है, देखो यहाँ पे स्वर्ण है और श्वेत मलल है, तो थोड़ा डिफिकल्ट सा रहता है। जो वर्ड तुम फेमिलियर होते हैं तुमसे, तो तुम्हारे लिए इजी रहते हैं याद करना। और क्या है, कांचनार है और तुलसी का सोरस है। तो 1 भाग तुम्हें स्वर्ण लेना है, मतलब अगर 10 ग्राम स्वर्ण लिया है तो तुम्हें 10 ग्राम ही जो हमारा श्वेत मलल है उसको लेना है। और कांचनार और तुलसी का सोरस जितना तुम्हें रिक्वायर्ड है मर्दन करने के लिए, जितना तुम्हें रिक्वायरमेंट हो उतना तुम ले सकते हो। यहाँ पे उसके लिए कोई मात्रा नहीं कही गई है। तो तुम्हें क्या करना है, वही सबसे पहले कि सबसे पहले स्वर्ण और तुम्हारा जो श्वेत मलल है इसको पीस लेना है। और पीसने के बाद इन दोनों को अच्छे से मिला लेना है। मिला के क्या करोगे, जो कांचनार और तुलसी का सोरस है इन दोनों को, कांचनार और तुलसी के सोरस को मिलाएंगे और मिलाने के बाद चक्री का बना लेंगे। ठीक है, मैं जैसे मैंने पहले भी बताया था, चक्री का मतलब जैसे सूप जैसा अपीयरेंस। और इस चक्रिका को धूप में रख के सुखाने के बाद क्या करेंगे, एक श्राव नीचे रखेंगे, एक प्याला नीचे रखेंगे, इस चक्रिका को रखेंगे, दूसरा प्याला इसके ऊपर रखेंगे और प्याले को क्या कर देंगे, संधिबंद, इस पे मिट्टी वगैरह का लेप कर देंगे प्याले को। तो दोनों प्याले आपस में हो जाएंगे और नीचे क्या रहेगी हमारी, अंदर इसकी चक्रिका रहेगी। ठीक है। और चक्रिका में क्या करना है, इसको बाद में लघु पुट दे देना है। मतलब लघु पुट क्या होता है, पुट का मतलब होता है हीट। तो कैसा देना है पुट, लघु पुट देना है। और लघु पुट जब दोगे
ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, चक्रिका को श्राव संपुट में रखना है, और श्राव संपुट में क्या करना है, संधि लेप, मतलब दोनों श्राव को मिला देना है, लेप कर देना है। एंड देन उसमें क्या करना है, लघु पुट देना है। पहली बार जब तुमने लघु पुट दिया, तो दूसरी बार प्राप्त पहले पुट में शुद्ध श्वेत मलल का 1/4 हिस्सा मिलाएं और तुलसी सोरस के साथ मर्दन करें। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया, जब तुम्हें लघु पुट दोगे, तो दूसरी बार जब क्या करना है, दूसरी बार प्राप्त पहले पुट में, ठीक है, तो जो पहले वाला पुट था उसमें क्या करना है, शुद्ध श्वेत मलल का 1/4 हिस्सा मिलाना है, मर्दन करना है, और फिर से पुट देना है। तो इसी तरह करते जाओगे कि पहला जो शुद्ध हुआ उसको मिलाया दूसरे में, फिर शुद्ध किया, फिर उसको दूसरे में मिलाया, फिर इस तरह से कितनी बार, 10 बार इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है। और यदि और पुट की आवश्यकता हो, तो अगर ज्यादा पुट की आवश्यकता है, ये नहीं कि 10 बार तुम्हें पुट देना है, अगर तुम्हें जब तक भस्म के लक्षण नहीं आ जाते, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि लघु पुट तब तक दे सकते हो जब तक भस्म के लक्षण नहीं आ जाते। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए, बेटर क्या है कि जो तुम्हारा रस सार इंद्र संग्रह है उसके अकॉर्डिंग तुम याद करो। सिंपल क्या कहा गया है कि पारद और स्वर्ण को मिलाओ, पारद और स्वर्ण को मिलाने के बाद क्या करो, एक श्राव लो, श्राव में क्या करो, गंधक रखो, फिर जो पारद और इसकी जो तुमने गोला बनाया है, ठीक है, उसको रखो और उसके ऊपर गंधक डाल के फिर श्राव को सीज कर दो। एंड देन तुम उसको 14 बार पुट दे दो। तो ये तुम्हारा यहाँ पे हो जाता है शुद्ध इसका निर्माण विधि। ठीक है, तो निर्माण विधि सबके क्लियर हुआ, स्वर्ण भस्म का क्लियर है सबके, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, मात्रा। तो मात्रा कितनी बताई गई है, मैंने बताया था, देखो कुछ में मात्रा कम होगी, जैसे यहाँ पे 15.5 से लेके 62.5 mg। अब इसकी मात्रा को याद रखने के लिए तरीका यह है कि जो स्वर्ण है, सोना होता है महंगा, ठीक है, तो महंगी चीज कम यूज की जाती है, तो स्वर्ण को याद रखना कि इसकी जो मात्रा है, जैसे अभी मैं तुम्हें बताऊंगा ताम्र है, तो ताम्र भस्म की भी मात्रा ऑलमोस्ट कितनी है, 62 पॉइंट के अराउंड ही है, उसको 125 mg तक भी नहीं देते। तो मतलब जो, जिससे तुम्हें पता है कॉपर से क्या होती है, विल्सन डिजीज होती है, या तो जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो तो उसकी मात्रा कम रहेगी, या जो हमारा क्या है महंगा, तो महंगी चीज की मात्रा कम लेता है। तो सोना कैसा होता है, महंगा, इसलिए मतलब इस तरीके से याद रख लेना कि इसकी डोज क्या होती है, कम होती है। अनुपान क्या रहेगा, शहद के साथ दे सकते हो, मक्खन के साथ दे सकते हो। उपयोग मतलब कहाँ पे इसको यूज करने को मिलता है, गृहिणी में, अम्ल पित्त में, हिक्का में, पांडु, श्वास, ज्वर, धातु क्षय, अपस्मा, राज्यक्षमा, हृदय रोग, उन्माद और स्वर भेद वगैरह में इसका यूज है। अब देखो केमिकल कॉम्पोजिशन कहेंगे, सोना है तो गोल्ड तो प्रेजेंट होगा, गोल्ड जो हमारा गोल्ड के ऑक्साइड होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, और सिलिकॉन ऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। पत्ते पत्ते की बात देखो, तो बिल्व का फल, बिल्व जो फल होता है ना, एग्ले मार्मेलस, ठीक है, तो उसको क्या बताया गया है, अपथ्य बताया गया, तुम्हें बिल्व का जो फल है उसका सेवन नहीं करना। काल मर्यादा, अब देखो कितने मास तक, मतलब कौन से रोग है तो कितने महीने तक उस रोग व्याधि में या उस रोग में उसका सेवन करना है। तो अगर किसी का कृश शरीर है, मतलब दुबला पतला है, तो क्या करो, स्वर्ण भस्म, शालपर्णी, विदारिकंद, अश्वगंधा और कौंच के बीज 3 महीने तक उसका सेवन कराओ, तो उसका जो कृशता है वो खत्म हो जाएगी। तुम्हें दिख ही रहा होगा यहाँ पे, ये ब्रंगणीय महाकषाय के वर्ण है, शालपर्णी, विदारिकंद, अश्वगंधा वगैरह, ठीक है। इसी तरह मेधा वृद्धि, अगर किसी की बुद्धि वृद्धि करनी है तो क्या करो, स्वर्ण भस्म, कवा, गिलोय, शुंठी और शतावरी, इन सब को मिला के 6 महीने तक वो कराओ, ठीक है। तो क्या होगा ये, या तो अगर तुम्हें मेधा कर्म कराना है तो 6 महीने बताया गया है, और अगर कृष्णता को खत्म कराना है तो 3 महीने तक इसका सेवन बताया गया है। अब नेक्स्ट आ जाओ कि अगर किसी ने अशुद्ध या अपक्व का लिया, तो अशुद्ध या अपक्व है, तो अशुद्ध से क्या होगा कि भाई अगर किसी ने अशुद्ध ले लिया तो बल का, वीर्य का, असुख और मृत्यु कारक होता है। अगर किसी ने अपक्व लिया है तो क्या होगा, बल और वीर्य का हरण करने वाला होता है। अब मान लो किसी ने अपक्व या अशुद्ध स्वर्ण सेवन किया, तो उसकी चिकित्सा क्या है, तो क्या कहा गया कि तुम क्या करो, हरितकी को चूर्ण लो, ठीक है, जो हमारा हरितकी है, और सीता के साथ उसको 3 दिन तक सेवन कराओ, तो जो भी वर्ण वीर्य वगैरह का हानि हुआ है वो वापस से सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे अवस्था अनुसार उपयोग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ज्वर में कौन सा जो टाइप का ज्वर है किसके साथ देना है, ठीक है। तो उसमें बताया गया, जैसे अगर वातज ज्वर है, तो वातज ज्वर में क्या कहा गया, स्वर्ण भस्म, रस सिंदूर और बिल्व स्वर। देखो अभी बिल्व को मना किया था कि बिल्व अपथ्य है, लेकिन बिल्व अगर खाने के लिए तो अपथ्य है, बिल्व का सोरस बताया गया है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे दूसरी आ गया, जैसे हमारा रस सिंदूर, ठीक है। इसी तरह पित्त ज्वर में स्वर्ण भस्म देना है, रस देना है, ठीक है, और पित्त पापड़ा सोरस देना है। इसी तरह कफत ज्वर में देना है, रस देना है, और तुलसी का सोरस के साथ देना है। जीर्ण ज्वर है तो क्या करो, स्वर्ण भस्म को अदरक और शहद के साथ देना है। अगर गृहिणी रोग हुआ है तो स्वर्ण भस्म को रसपर्पटी के साथ, और पांडु रोग है तो स्वर्ण भस्म को गुड़ूची और लोह भस्म के साथ। राज्यक्षमा यानी कि
ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, तो इसको क्या करना है, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में स्वर्ण भस्म देना है, रस सिंदूर देना है और मुक्ता पिष्टी का सेवन कराना है। ये इसका अपथ्य जो अवस्था अनुसार उपयोग है वो है। तो याद कर लेना, देखो जैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो राज्यक्ष में याद कर लेना, पांडु याद कर लेना। पांडु में क्योंकि लौह भस्म तुम्हारे सिलेबस में भी है तो ये याद रहेगा। स्वर्ण भस्म पांडु बना, पांडु खत्म करने, एनीमिया एनीमिया खत्म करने के लिए क्या होगा, इसी तरह बस मुक्ता पिष्टी और एक आधा इसमें से वातज्वर वगैरह याद कर लेना। कभी भी अवस्था अनुसार उपयोग पूछा जाता है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ याद करने के लिए, ठीक है। और इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में। इसकी फार्माकोलॉजी क्या होगी, होता है तुम्हारी बॉडी में, क्या करता है, जो भी हमारे फ्री रेडिकल्स वगैरह बन रहे हैं या हमारे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करता है। नर्वाइन होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको इंप्रूव करता है, और जो हमारा नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग है उसको इंप्रूव करता है। हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, जो हमारी हार्ट की हेल्थ है उसको सपोर्ट करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। एडिप्टोजेनिक होता है, मतलब क्या करता है, हमारी बॉडी को एडेप्ट कराता है स्ट्रेस और मेंटेन करता है बैलेंस को। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इन्फ्लेमेशन कम करेगा, हमारे इन्फ्लेमेशन कुछ तो उसको भी खत्म करता है। रीजनरेशन होगा, करेगा तुम्हारी बॉडी लॉन्गेविटी को। हेमाटिनिक होता है, मतलब क्या करेगा, ब्लड का फॉर्मेशन को एनहांस करता है। एफ्रोडिएसिस होता है, ठीक है, जो सेक्सुअल या फिर फर्टिलिटी वगैरह है, तो सेक्सुअल यूजेस के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिसर्च अपडेट में अगर तुम देखोगे तो इसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, किस नाम से, फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड स्वरभस्म, ठीक है, इंसिनेशन गोल्ड बाय अडॉप्टिंग ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। इंसिनेशन मतलब कि जो प्रिपेयर किया था, जैसे बताया कि पुट वगैरह देना है उसके अकॉर्डिंग ही, तो ये किसने किया था, ऑथर कौन थे, संजय बी खेलकर, रिसर्च लैब डिपार्टमेंट अर्थशास्त्र विशेषज्ञ कल्पना, ठीक है, SSAM&H हरावाडी नासिक, ठीक है। तो नासिक महाराष्ट्र में इस रिसर्च को कंडक्ट किया। तो इस रिसर्च में क्या था कि देखो, इस स्टडी में क्या था कि स्वर्ण वाज प्रिपेयर्ड एंड एनालाइज्ड टू डेवलप स्टैंडर्ड पैरामीटर। यहाँ पे 3 बैचेस बनाए गए थे और उसमें देखा था कि यहाँ पे क्या किया गया था कि फॉलोइंग ट्रेडिशनल प्रोसीजर फॉर शो, तो शोधन, मारण और वहां पे जो हीटिंग पैटर्न था वो सब किसके बेसिस पे किया गया था, ट्रेडिशन के बेसिस पे किया था। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि 18% लॉस वाज ऑब्जर्व आफ्टर 30 सब्सिक्वेंट पुट। अभी बताया ना कि अब यहाँ पे 10 पुट कहे थे, 10 पुट देने, लेकिन इन्होंने देखा कि जब तक हमने फिर भी लक्षण नहीं आए थे, तो इन्होंने क्या किया, 30 पुट दिए। तो इन्होंने देखा कि जब हमने 30 पुट दिया तो जो हमारा 18% गोल्ड उसको कहीं ना कहीं वहां पे उसका लॉस हुआ है। तो रिजल्टिंग इन ए फाइनिश्ड प्रोडक्ट कंटेनिंग 52.33 एलिमेंटल गोल्ड। तो इन्होंने क्या कहा कि कितना होता है, कुछ परसेंट लॉस हो जाता है और उसमें कहीं ना कहीं इतना, इन्हें कितना मिला, 52.33% का इन्हें ऑप्टेन हुआ। तो ये यहाँ पे रिसर्च कंडक्ट की गई थी।